समझ में आ गई? आईक्यू आप लोगों को समझ में आया कि आईक्यू कैसे निकालेंगे? इज इट क्लियर? यस मैम। हाँ, अगर नहीं क्लियर है तो इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने आपको बताया, अभी अभी बताया कि IQ इज इक्वल टू MA अपॉन CA इंटू 100. ओके Ma'am, but there is one question: how we know about the person who is in front of us, the mental age of that person? मेंटल एज के लिए बहुत सारे इंटेलिजेंस टेस्ट बने हुए हैं। वो इंटेलिजेंस टेस्ट हम लोग देते हैं, WAIS है, बहुत सारे ऐसे हैं जो चिल्ड्रन के लिए मेंटल एज निकालने के स्केल्स हैं। तो जब वो स्केल्स दे देते हैं तो हमें मेंटल एज का पता लग जाता है कि इसकी मेंटल एज क्या है। वो स्केल्स दिए जाते हैं और उन स्केल के माध्यम से मेंटल एज का आइडिया लग जाता है। उसके बाद फिजिकल एज हम उससे पूछ सकते हैं कि आपकी फिजिकल एज क्या है, और इंटू 100 करके हम जो इंटेलिजेंट का क्वोशिएंट होता है, जिसको IQ कहते हैं, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, वो हम निकालते हैं। तो ये क्लियर हो रहा है आपको? Yes, ma'am. यस मैम। हाँ, क्योंकि अभी प्रैक्टिकल भी आप लोगों को कराए जाने हैं, तो जब प्रैक्टिकल आप करेंगे तो आप देखेंगे कि जो इंटेलिजेंस स्केल है वो कैसे हम लोग निकालते हैं। और मुझे लगता है बहुत जल्दी मे बी कि मंडे तक हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों के प्रैक्टिकल्स को करा लिया जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि एग्जाम भी पास में है, जैसा कि नोटिस पहले ही आपको आ चुकी है। एनीवे, इसकी जो कुछ कैटेगरीज होती हैं, ये जो आपकी IQ होती है ना, इसकी कुछ कैटेगरीज होती हैं कि हाई क्या है, लो क्या है। तो वैसे आप लोगों की बुक में मेंशन होगा, लेकिन फिर भी अगर 140 से अधिक है तो हम कहते हैं कि वो जीनियस है, जीनियस। 120 टू 139 है, वेरी सुपीरियर, and 110 to 119 superior, 80 to 109 normal, 80 से 89 के बीच में अगर हम बात करें तो डल, और अगर 70 से 79 है तो बॉर्डर लाइन, फीबल माइंडेड पर्सन, यानी कि जिसको हम कहते हैं ना बिल्कुल मंद बुद्धि के करीब, और 60 से 69 के बीच होता है तो मोरॉन। मोरॉन का मतलब होता है मंद बुद्धि, 60 से 69, और 20 से 59 के बीच होता है तो बहुत ही कम हीन बुद्धि हम लोग बोलते हैं। और अगर इससे भी कम है तो जड़ बुद्धि, जिसको कि इडियट कहा जाता है। तो ये इस तरीके से बाइफरकेशन है, इंटेलिजेंस को कैटेगराइज किया गया है, और हम इस प्रकार से इंटेलिजेंस को मेजर करते हैं। और इंटेलिजेंस को मेजर करने के बहुत सारे स्केल्स हैं, अवेलेबल है, उसके माध्यम से हम करते हैं। अब ये तो बात आई पढ़े लिखे। जो बच्चे पढ़े लिखे नहीं होते हैं उनके लिए भी परफॉर्मेंस टेस्ट होता है। एक होता है वर्बल टेस्ट, एक होता है परफॉर्मेंस टेस्ट। जो वर्बल टेस्ट होता है वो उन बच्चों के लिए यूज किया जाता है जो एजुकेटेड है, लेकिन जो बच्चे एजुकेटेड नहीं है उनके लिए परफॉर्मेंस टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ये जब आप लोग की लैब ओपन होगी और जब हम लोग इसको एडमिनिस्टर करेंगे, तब आप समझ पाएंगे कि इंटेलिजेंस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और उसके प्रश्न वगैरह कैसे होते हैं, वो चीजें आपको क्लियर होंगी। लेकिन बुद्धि को मापन तो खैर कई सारे टेस्ट बने हैं, जैसे बिनेट टेस्ट, बिनेट का नाम आपने सुना होगा, बिनेट। तो ये जो बिनेट टेस्ट है वो है, फिर रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स है, देयर आर सो मेनी, कैटल्स कल्चर फ्री टेस्ट है, और वैशलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल है, वैशलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन है। तो अगर देखा जाए तो हम लोग बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जिसको कि करके हम लोग इंटेलिजेंस को मेजर कर सकते हैं। इस परीक्षण का अगर हम बात करें, बिने परीक्षण, तो अल्फ्रेड बिने ने बहुत से बुद्धि परीक्षण को बनाया और ये बताया कि किस तरीके से हम बुद्धि का असेसमेंट कर सकते हैं। और इस तरह के इसके बाद भी कई सारे परीक्षण हुआ, जैसे कि इनके साथ जब जुड़ गए तो टर्मन का नाम सुना होगा, स्टैनफोर्ड का नाम सुना होगा। तो ये जो LM टर्मन है, इनके द्वारा भी IQ यानी कि इंटेलिजेंस स्केल को
किया गया, निकाला गया, और इन्होंने भी कई तरीके से इंटेलिजेंस कोशेंट की बात को बताया। अब बात आती है कि आखिर कौन कौन से इंटेलिजेंस स्केल हैं और उनकी थ्योरीज क्या है। उनकी थ्योरीज को जानने के लिए, जैसे अभी आप लोगों को जो प्रैक्टिकल कराया जाएगा वो वेशलर इंटेलिजेंस स्केल वर्बल कराया जाएगा। क्योंकि वर्बल इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप जिसके ऊपर भी कर रहे हैं वो सारे एजुकेटेड पर्सन होंगे, तो वेशलर इंटेलिजेंस स्केल आपको भी कराया जाएगा, जिसके द्वारा आप बुद्धि का मापन कर सकते हैं। इसके लिए जो हमारी बुक है वो अरुण कुमार सिंह भी आप ले सकते हैं हिंदी के लिए, और इंग्लिश में भी साइकोलॉजी के लिए रॉबर्ट ए बैरन को भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से कई सारी टेस्ट मौजूद है, डिपेंड करता है कि आपको कौन सा टेस्ट करना है, और हर एज के लिए टेस्ट अलग अलग होते हैं। वर्बल, नॉन वर्बल, परफॉर्मेंस, ग्रुप टेस्ट, इंडिविजुअल टेस्ट, ये सब बने हुए हैं। कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जिसको कि हम ग्रुप में कर सकते हैं, और कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो ग्रुप में नहीं किए जा सकते हैं, वो इंडिविजुअल ही करने होते हैं। बहुत से नॉन वर्बल टेस्ट हैं और वर्बल टेस्ट हैं, जिसकी कि हम आपको बता चुके हैं। तो अभी जब हम सबसे पहले पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस में, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पीयरमैन टू फैक्टर थ्योरी। स्पीयरमैन टू फैक्टर थ्योरी के बारे में अगर हम बात करें तो उन्होंने एक स्पेसिफिक और जनरल फैक्टर की बात कही है। आप कोई बता सकता है कि जनरल फैक्टर क्या होता है या स्पेसिफिक फैक्टर क्या होता है? एनीवन? व्हाट इज जनरल फैक्टर? मैम जर्नल फैक्टर इज लाइक जो हम लोगों की नॉलेज है, और स्पेसिफिक फैक्टर्स जो हमारी स्किल्स होती, लाइक डांस स्किल या आर्ट स्किल या फिर गेम की कोई स्किल। यस, स्पेसिफिक फैक्टर जो होगा वो हर किसी में नहीं पाया जाएगा, मतलब स्पेसिफिक फैक्टर तो किसी स्पेसिफिक व्यक्ति के अंदर ही पाया जाएगा, और जनरल फैक्टर हम सभी में होता है। जो कॉमन रीजंस होते हैं किसी भी चीज को देख के, जो कॉमन चीजें होती हैं वो तो हम सभी में पाई जाती हैं, लेकिन स्पेसिफिक का मतलब हुआ कि किसी किसी चीज में आप विशेष कार्य के लिए बहुत ज्यादा स्किल्ड है और आपने उसकी ट्रेनिंग भी ले रखी है, और वो इतने स्किल्ड होते हैं कि वो एक अलग प्रकार का आपके अंदर कौशल, आपके अंदर एक तरह की स्किल दिखाई पड़ती है। तो स्पीयरमैन का मानना है कि हम लोगों में दोनों तरह की चीजें पाई जाती हैं, चाहे वो स्पेसिफिक एबिलिटी हो या जनरल एबिलिटी हो। जनरल एबिलिटी की अगर हम बात करें तो हम रोज बहुत सारे अनुभव, बहुत सारे एक्सपीरियंस करते हैं, और उस एक्सपीरियंस के कारण हमें बहुत सारी नॉलेज भी मिलती है। स्पीयरमैन का ये मानना है कि कभी कभी हमें कुछ स्पेसिफिक स्किल की जरूरत पड़ती है, और ऐसे में हम अपनी स्पेसिफिक स्किल का प्रदर्शन करके उस चीज को पा लेते हैं, या उस चीज पे हम सफलता हासिल कर लेते हैं। तो दैट मीन्स कि हमारा जो स्किल्ड है, जो हमारे अंदर स्किल पाई जाती है, दैट इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू सॉल्व सो मेनी प्रॉब्लम्स। बहुत सारी प्रॉब्लम भी हमारे सामने आती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं कि हमें लगता है कि अब हम क्या करें, लेकिन उन चीजों में जो स्किल्ड पर्सन होते हैं वो आपकी बहुत मदद करते हैं। यानी कहने का अर्थ ये है कि स्पीयरमैन का जो टू फैक्टर थ्योरी है, टू फैक्टर थ्योरी में कुछ चीजें हैं जो जनरल इंटेलिजेंस है, जो हम सभी में पाई जाती हैं, पर कुछ चीजें हैं जो हम सब में नहीं पाई जाती हैं, किसी व्यक्ति विशेष में ही उन चीजों को आप बहुत ही तरीके से आप देख सकते हो कि वो चीजें केवल उन्हीं से रिलेट करती हैं और उन्हीं में वो सबसे अच्छा प्रदर्शन भी करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है थर्स्टन ग्रुप फैक्टर थ्योरी। थर्स्टन ग्रुप फैक्टर थ्योरी क्या क्या हो सकता है, इसमें हम लोग किस तरीके से पढ़ते होंगे, या थर्स्टन ने किस चीज पर बल दिया है? एनीवन? ये जो सिद्धांत है ये थर्स्टन ने 1938 में बताया, और उनका ये कहना है, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि इट इज अ ग्रुप फैक्टर थ्योरी, तो इन्होंने कहा है कि जो हमारे में जो जी फैक्टर है, जी फैक्टर तो पाया ही जाता है, और उसके साथ साथ बहुत सारी एबिलिटीज पाई जाती हैं, कोई एक एबिलिटीज नहीं है, हमारे अंदर बहुत सारी मेंटल एबिलिटीज पाई जाती हैं जिनको हम स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं और जो आपस में कोरिलेटेड होती हैं, और बहुत सारे
कॉमन चीजें होती हैं जो हमारी इंटेलिजेंस को और फैसिलिटेट करती हैं, और जो भी हमारी इंटेलिजेंस है वो कई सारी एबिलिटीज का मिला जुला हुआ रूप है, और वो इकट्ठे चीजों को इंटीग्रेट करते हुए उसको प्रदर्शित करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल जी और एस फैक्टर से ही काम चलता है, बल्कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि ग्रुप में मौजूद होते हैं हमारे इंटेलिजेंस के लिए, और एक एक तरीके से कई स्किल मिल करके किसी चीज में, कोई चीज किसी कार्य को संपादित करने में, किसी कार्य को परफॉर्म करने में लगता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई दो फैक्टर ना होके, बल्कि हमारी जो बुद्धि है वो समूह में काम करती है। तो बुद्धि में जो मानसिक क्षमताएं हैं वो ग्रुप में हमें काम करते हैं, मतलब इन अ ग्रुप दे विल वर्क एज अ होल, जिसमें कि प्रत्येक समूह के कुछ प्राइमरी फैक्टर होते हैं, और वो मानसिक क्षमताएं एक सूत्र में बंधे होने के कारण कुछ तो बहुत ही इंडिपेंडेंट होते हैं, प्राइमरी होते हैं, लेकिन सब आपस में कोरिलेटेड होते हैं। और किसी एक कारण की वजह से हमारे अंदर मेंटल एबिलिटी नहीं है, हमारे कई सारी चीजें हैं जो मिल करके करते हैं। तो जैसे थर्स्टन ने अपने सिद्धांत में बताया कि जो प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज हैं वो कितनी होती हैं, बेसिकली 6 होती हैं, और उनमें 7 प्रधान क्षमताओं को मापने के लिए एक उन्होंने बैटरी का भी निर्माण किया है, जिसको थॉर्नडाइक बैटरी के नाम से भी जाना गया। तो उनका कहना है कि हमारे अंदर स्पेशियल एबिलिटी होती है, वर्बल एबिलिटी होती है, वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी होती है। तो हम हमारे अंदर कोई एक एबिलिटी नहीं है, बहुत सारी है। जैसे वर्बल, यानी कि हम शब्दों को पहचानना, शब्दों के अर्थ को समझना। वर्ड फ्लुएंसी, यानी हम फ्लुएंसी के साथ अपनी बात को कह पाते हैं। स्पेशियल एबिलिटी, यानी स्थान से संबंधित, कि कहाँ हमें जाना है, कौन से स्थान पर क्या था, स्थान से संबंधित जो हमारी स्किल है वो भी हमारी इंटेलिजेंस का ही पार्ट होती है। फिर है न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि नंबर का भी हमें बहुत ज्ञान होता है कि इस तरह के नंबर्स हैं, और नंबर से रिलेटेड भी हमारे ब्रेन में, हमारे मेमोरी में बहुत सारी चीजें पहले से ही याद रहती हैं, क्योंकि हमारे अंदर नंबर को समझने की भी एबिलिटी पाई जाएगी। फिर इनका कहना है कि रीजनिंग एबिलिटी भी होती, तर्क क्षमता भी होती है, मेमोरी एबिलिटी भी होती है, हम चीजों को याद रखते हैं और उसके बाद उसको हम बताने में भी तत्पर होते हैं, जब जरूरत पड़ती है तो हम उसे बताते भी हैं। और फिर है परसेप्चुअल, यानी कि देखने की क्षमता, और देख करके स्टिमुलस को पहचानना। परसेप्शन तो उसी को कहते हैं ना, कि पहले वातावरण में कोई चीज हमें दिखाई पड़ती है, और जो भी सेंसेशन, जो भी उद्दीपक या जो भी स्टिमुलस हमें दिखाई पड़ रहा है उसको हम एक नाम प्रदान कर पाते हैं, दैट इज अ परसेप्शन। तो ये इतनी तरह की एबिलिटी पाई जाती है। तो फिर इनका कहना है कि ग्रुप फैक्टर थ्योरी में इन्होंने ये कहा, तो फिर हम केवल जी और एस फैक्टर की बात क्यों करते हैं? हमारे अंदर न्यूमेरिकल एबिलिटी, स्पेशियल एबिलिटी, मेमोरी की एबिलिटी, रीजन की एबिलिटी, परसेप्शन की एबिलिटी, तो इतनी सारी वर्ड है, वर्ड फ्लुएंसी है, मीनिंग है, तो इतनी एबिलिटीज है, तो फिर हम केवल दो फैक्टर की ही बात क्यों करते हैं? तो इस तरीके से इन्होंने बात कही। नेक्स्ट थ्योरी है मल्टी फैक्टर थ्योरी। मल्टी फैक्टर थ्योरी किसने दी? गिलफर्ड ने। क्या आप लोग इस चीज को छोटे छोटे नोट्स बनाते जाइए। जो साइकोलॉजी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स नहीं है उनके लिए जरूरी है कि थोड़ा सा आप इसको रखते जाइए, लिखते जाइए, तो अच्छा रहेगा। जो गिलफर्ड की जो थ्योरी है, जो गिलफर्ड ने कहा है, उसको हम कहते हैं मल्टी फैक्टर थ्योरी। तो मल्टी फैक्टर थ्योरी जो है वो थॉर्नडाइक के सिद्धांत से ही प्रभावित है, क्योंकि थॉर्नडाइक ने ग्रुप थ्योरी दिया था, अब आ गया मल्टी फैक्टर थ्योरी आ गया। तो थॉर्नडाइक ने स्पीयरमैन के सिद्धांत को कहा कि केवल दो से काम नहीं चलेगा, कई सारी चीजें हैं, तो फिर हम केवल दो की बात क्यों करते हैं? और गिलफर्ड ने इसको मल्टी फैक्टर थ्योरी के रूप में कहा। उन्होंने कहा कि जो हमारा ब्रेन है वो बहुत सारे फैक्टर्स से मिल करके काम करता है, केवल ये नहीं कि दो तीन नहीं, बहुत सारे ऐसे कॉमन फैक्टर्स होते हैं जो हमारे उसमें काम करते हैं। जब हम किसी भी चीज को समझना चाहते हैं तो एग्रीग्रेट रूप में, होल रूप में बहुत सारी चीजों में काम करते हैं। तो अब इन्होंने जो जनरल फैक्टर एलिमेंट्स की बात कही, कॉमन एलिमेंट्स की बात कही, अनकॉमन एलिमेंट्स की बात कही, और थ्री डायमेंशनल थियरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। थ्री डायमेंशनल की बात करें तो कंटेंट, प्रोडक्ट एंड ऑपरेशंस, तो थ्री डायमेंशन थियरी के रूप में भी इसको हम जानते हैं। और मल्टी फैक्टर थियरी
में बेसिकली गिलफोर्ड ने 1967 में इसको propound किया। गिलफोर्ड ने इस सिद्धांत को 3 डायमेंशनल थ्योरी भी कहा है, क्योंकि उनका ये कहना है कि बुद्धि संरचना सिद्धांत यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी के नाम से भी कहा जाता है। गिलफोर्ड ने कहा कि हमारा जो इंटेलिजेंस है उसमें मौलिक रूप से 120 फैक्टर्स पाए जाते हैं, और जिसको कि पहले शुरुआत में इन्होंने 180 कहा था, लेकिन फिर उसमें से कुछ फैक्टर्स को उन्होंने हटा दिया और 120 फैक्टर्स की बात कही। तो अब बात आती है कि ऑपरेशंस क्या होते हैं, कंटेंट क्या होता है और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। अभी हमने आपको बताया कि इनका जो है 3 डायमेंशनल थ्योरी के नाम से भी कहते हैं। अगर हम कंटेंट की बात करें तो जो कंटेंट होते हैं वो विजुअल है, ऑडिटरी है, सिंबॉलिक है, सीमेंटिक है और बिहेवियरल है। तो कंटेंट बहुत तरह के कंटेंट होते हैं। कंटेंट मतलब विषय वस्तु। तो बहुत सारे कंटेंट हो सकते हैं। आप जो चीज देखते हैं वो भी एज अ कंटेंट है। जो आप सुनते हैं, जो भी उद्दीपक आपको सुनाई पड़ते हैं, बाह्य वातावरण से जो चीजें आपको सुनाई पड़ती हैं, तो वो ऑडिटरी हुआ। सिंबॉलिक यानी प्रतीक, प्रतीक के माध्यम से भी बहुत सारी चीजें वातावरण में आप देखते हैं। सीमेंटिक यानी अर्थपूर्ण, जो भी चीज आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनका मीनिंग भी कहीं ना कहीं ड्रॉ हो रहा है। हमारी जो बुद्धि है वो उसका मीनिंग भी समझने के लिए तत्पर है। वो अपने को हमेशा इस चीज के लिए प्रेजेंट करती है कि आखिर इसका मीनिंग क्या है। और फिर मीनिंग को समझने के बाद आप कोई ना कोई बिहेवियर करते हो, कोई ना कोई उससे बिहेवियर भी जुड़ा होता है। तो अगर हम बात करें कंटेंट की, प्रोडक्ट्स में आपके यूनिट्स हैं, क्लासेस हैं, रिलेशन है, सिस्टम है, ट्रांसफॉर्मेशन है एंड इम्प्लीकेशंस है। ऑपरेशन की बात करें तो इवैल्यूएशन है, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन है, कन्वर्जेंट है, मेमोरी रीडिंग है एंड मेमोरी रिकॉग्निशन है, रिटेंशन है। मेमोरी रिटेंशन तो जरूरी है। देखिए अभी आप लोग पढ़ रहे हो तो आपने जरूर कहीं ना कहीं ये चीज रिटेन करने की कोशिश कर रहे हो कि जो गिलफोर्ड है, गिलफोर्ड में ने मल्टी फैक्टर थ्योरी की बात कही, और उसके बाद मोटे तौर पे उन्होंने अपनी थ्योरी को 3 डायमेंशनल की बात भी कही। 3 डायमेंशनल की अगर हम बात करें तो बेसिकली इनका 3 डायमेंशन में किन किन चीजों को एज अ 3, कौन कौन से एलिमेंट हैं जिसके मुख्य रूप से इसको 3 डायमेंशन कहा गया, तो है ऑपरेशन, कंटेंट एंड प्रोडक्ट्स। ये 3 चीजों के रूप में उन्होंने कहा। ऑपरेशन से इनका मतलब ये है कि व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले मानसिक प्रक्रिया के स्वरूप होता है। जैसे कि दिए गए कार्य को करने में व्यक्ति द्वारा की गई मानसिक क्रिया किस प्रकार से किया, कैसे उसने उसको व्याख्या की, कैसे उसको उसने समझा। गिलफोर्ड ने ऑपरेशन के आधार पर मेंटल एबिलिटीज को 6 भागों में बांटा है। दैट मीन्स इवैल्यूएशन, कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, मेमोरी रिटेंशन, मेमोरी रिकॉर्डिंग, तो इस तरह से उन्होंने, और कॉग्निशन, इस तरह से उन्होंने उसको कई भागों में बांटा है। तो ये जो मल्टी फैक्टर थियरी है गिलफोर्ड की, वो बहुत ही वाइड है। दैट इज अ वेरी वेरी वाइड पोर्शन ऑफ मेंटल, अगर हम मेंटल एबिलिटीज की बात करें तो दैट इज वेरी वाइड थिंग। कंटेंट की बात करें तो इस डायमेंशन में हमने ऐसे पहले भी बताया है कि कंटेंट में उन्होंने विजुअल, ऑडिटरी, सिंबॉलिक, सीमेंटिक और बिहेवियर की बात कही है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आखिर ये मल्टी फैक्टर थ्योरी क्या है या गिलफोर्ड ने उसको कैसे एनालाइज किया है। तो इस तरह से हम जो इसकी मेन थ्योरीज हैं, इंटेलिजेंस की जो मेन थ्योरीज हैं, वो ही हम आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि ज्यादातर थ्योरी यही थ्योरीज हैं जो कि जनरल थ्योरी है ना। हमने कहा ना जनरल इंटेलिजेंस थ्योरी की अगर हम बात करें तो जनरल इंटेलिजेंस में यही थ्योरीज हैं जो कि हम आपको बताना चाह रहे थे। तो ये इंटेलिजेंस के मामले में आपको कुछ कुछ चीजें क्या क्लियर हुई? आपको क्लियर हुआ जनरल इंटेलिजेंस थ्योरी? Yes, ma'am.